ये पंडित गौरी शंकर थे, याद रखना, पंडित गौरी शंकर। निम्नलिखित में से मेर विद्रोह जो आपके 1818 से 1821 में चला था, उस समय की बात हो रही है कि बताओ कि आपका जो मेर विद्रोह है उसका प्रमुख कारण कौन सा था। 1818 से 1821 मेर विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश नियंत्रण। अंग्रेजों के अधीन ये कभी रहे नहीं, और अंग्रेजों ने जब इनको अधीन लाने के प्रयास किए तब मेरों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। सबसे पहला यही आपको याद रखना है, जमींदार वगैरह इनका हस्तक्षेप नहीं था, अंग्रेजों का बढ़ता हुआ नियंत्रण, ब्रिटिश नियंत्रण, मेरों को कंट्रोल में लाने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक कंट्रोल है ना, प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण। तो प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण है भाई। पहले ये लोग स्वतंत्र थे और बाद में, धन्यवाद, बाद में जब अंग्रेजों ने इनको अपने अधीन लाने का सोचा तब ये आपने मेरों ने क्या है, विद्रोह कर दिया। मेर क्षेत्र है ना अजमेर के आसपास का, उसकी बात हो रही है। निम्न में से किस पुरा स्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है। यूनान की मुद्राएं कहां से मिली है, एपोलोडोट्स की मुद्राएं वगैरह जिनकी हम बात करते हैं, यूनानी देवता अपोलो की मुद्रा जहां से प्राप्त हुई है वो है आपकी आहड़ की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, आहड़ की सभ्यता, जिसकी हम बात करें। यहां से कई सारे अवशेष मिले हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आहड़ की सभ्यता से क्या क्या अवशेष मिले, यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं मिली हैं। मुद्रा किसकी, आपकी यूनानी अपोलो की, यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं। तो यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई, ये ध्यान रख लेना। गोरे और काठे मिले हैं, वो क्या है, मिट्टी, ये जो बर्तन है, गोरे और काठे, ये बर्तन प्राप्त हुए हैं, यह भी आपके आहड़ से ही मिले हैं। ताम्र और यूनानी मुद्राएं मिली हैं, तांबे की मुद्राएं मिली है, ताम्रयुगीन स्थल होने की वजह से तांबे की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा लिखो बनासियन बुल यहां से मिला है, मिट्टी का बनासियन बुल यहां से प्राप्त हुआ है। और इसकी बात करें तो ये सभ्यता स्थल जो आहड़ है, इसके कई सारे पुराने नाम हमें मिलते हैं। परीक्षा में इसका ये भी पूछा जाता है कि इसके जो है उपनाम और कौन कौन से हैं इस सभ्यता से संबंधित। तो इसके उपनामों में ताम्रवती नगरी है, आघाटपुर है, धूलकोट है, क्या है, ताम्रवती नगरी है, आघाटपुर है, आघाटपुर है, धूलकोट है। धूलकोट क्या है सर, अरे धूलकोट तो इसका स्थानीय नाम है, लोकल लेवल पे इसको ये नाम दिया गया है धूलकोट, है ना, ये इसका स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम। तो धूलकोट हो गया, आघाटपुर हो गया, ताम्रवती नगरी हो गई, और ये सभ्यता आपके कहां पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और आगे इसके संबंध में और भी फैक्ट आपको बताते जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई नेक्स्ट यहां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किताबें हैं वो महाराणा कुंभा के शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई है। अब एक प्रश्न तो यहां पर ये क्लियर होता है कि गोविंद किसका शिल्पी है, महाराणा कुंभा का। कुंभा का टाइम कौन सा है आपके, जो है जैसे हम बात करें महाराणा कुंभा का जो टाइम है वो 15वीं शताब्दी के मिड वाला, तो वो आपको याद रखना, पूर्वार्ध का टाइम। गोविंद के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी, उदार धोरणी, कलानिधि, द्वार दीपिका, राजवल्लभ। देखो राजवल्लभ की बात करें, ये मंडन की रचना है। ये किसकी रचना है, ये मंडन की रचना है। वास्तुसार है, रूप मंडन है, और ये आपका राजवल्लभ है, ये मंडन की रचनाएं हो जाती है। लेकिन द्वार दीपिका है, कलानिधि है और उदार धोरणी है, तीनों ही गोविंद की रचना है। किसकी है, गोविंद की रचना। और इस गोविंद के बारे में जो प्रश्न आता है, तो गोविंद कौन था, गोविंद मंडन का पुत्र था, बी सी डी नहीं, ए बी और डी। गोविंद की बात करें तो मंडन का पुत्र, मंडन प्रमुख शिल्पी हुआ करता था, मंडन का पुत्र। और मैं फिर से कहूंगा ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गोविंद की रचनाएं उदार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका। द्वार दीपिका और ये जो आपका है जो है उदार धोरणी, ये ग्रंथ इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार परीक्षा में आते हैं। अगला देखो, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए एक चित्र है, श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए,
बूंदी के महल में चित्र है। तो बूंदी के महल की जो चित्रशाला है उसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था। तो ये उमेश सिंह के संबंध में बात हो रही है कि महाराजा उमेश सिंह का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए एक फोटो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि उमेश सिंह, तो उमेश सिंह के समय में चित्रशाला इनके द्वारा बूंदी के महलों में किसका निर्माण करवाया गया था? चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था बूंदी के महलों में। और बीती चित्रकला का स्वर्ण काल है ना, बूंदी के इतिहास के अंदर बीती चित्रकला का जो गोल्डन टाइम है वो किसको कहते हैं? तो ये इसी के समय को कहते हैं बीती चित्र का आपका स्वर्ण युग। स्वर्ण युग बीती चित्रकला का ये इन्हीं का ही टाइम है, उमेश सिंह का। शत्रुसाल है या छत्रसाल है, इसकी बात करें, इसने रंग महल बनाया था। क्या बनाया था बूंदी के अंदर? रंग महल। अब गुरुजी कैसे याद करें? देखो, शत्रु या छत्रसाल की बात करें, रंग में भंग पड़ गया, दुश्मनी हो गई, ऐसे याद करो। तो छत्रसाल ने रंग महल बनाया था, उमेश सिंह ने बनाई थी चित्रशाला, जहां पर पेंटिंग की जाती थी महल के अंदर, दीवारों पर चित्रकारी। उसके संबंध में प्रश्न है। ठीक है भाई। अरे भाई, जिस भी एग्जाम में जीके आता है उन सभी के लिए ये क्लास रामबाण है, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर जिसमें भी आता है उसमें पूछा जाता है प्रश्न। अब देखो, वाद्य यंत्र वाला आई है यहाँ। ठीक है, वाद्य यंत्र मैंने इतना डिटेल में करवा दिया है कि अब मैं बिल्कुल भी व्याख्या नहीं करूंगा, और तुम लोग भी खुश हो कि हाँ सर हम कर लेंगे। कर लोगे तो फिर दिक्कत है ही नहीं किसी प्रकार की यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर निम्नलिखित लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? देखो, मृदंग है, चंग है, खंजरी है, नौबत है, पुंगी है, अलगोजा है, नड़ है, मशक है। देखो, मृदंग है, चंग है, खंजरी है, नौबत है। मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत। खंजरी हो गया तो ये अलग हो गया, नौबत है तो मत जो है आपका, ये सारे जितने भी है, इसके अलावा जितने भी है वो चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र, बाकी सब क्या है? चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र। और सुमेलित खंजरी, अरे इसमें भी तो चमड़ा लगा होता है, ये सुमेलित हो गया। पुंगी, अलगोजा, नड़ और मशक, ये सब आपके अवनद वाद्य यंत्र हैं। अवनद है, ये भी है। और ये पुंगी, अलगोजा, ये है सुशिर। सुशिर का मतलब हो गया ये फूंक मार के बजाए जाते हैं। अलगोजा है, नड़ है, मशक है, सब में फूंक मारी जाती है। रावण हत्वा हो गया, जंतर हो गया, निशान हो गया, सतारा हो गया। तो दिए गए में मंजीरा है, जांज है, थाली है, खड़ताल है, ये तो घन वाद्य यंत्र हो गए सारे के सारे। ये सारे के सारे मैंने ट्रिक बताई थी, उसके बेस पे सारा आंसर निकल रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में जो रावण हत्ता है, जंतर है, सतारा है, यहां पर आप लोगों को ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें रावण हत्ता, जंतर, सतारा, निशान। ठीक है, ओके। तो दिए गए में से यहां पर आपका सुमेलित ग्रुप नहीं है दिए गए ऑप्शन में, ये आप लोगों को याद रखना है। रावण हत्ता है, जंतर है, तत्वाद्य यंत्र है, निशान इसमें नहीं है, तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, ओके। एक बार थोड़ा सा अगर ऑप्शन से सुमेलित करके रखोगे और ट्रिक को दिमाग में रखोगे तो वाद्य यंत्र आपको परेशान नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके, हाँ जी, चलो आगे बढ़े। हाँ, सतारा है, निशान को करो, एक मिनट है ना। नए कुछ कुछ वाद्य यंत्र आते रहेंगे, आप लोग उसको देखते रहो। और वैसे जो मैंने बताई है ट्रिक, उसके बेस पे सारा कुछ हो रहा है सही। ठीक है, सारा कुछ सही होता है, निशान इसमें अलग है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? अब गरासियों के लोक नृत्य में मावारी मौज गोकुल में है ना, मांदड़ है, वालर है, लूर है, मावड़िया है, मांदड़ है, वालर है, लूर है, कूद है, मावड़िया नहीं होता है। ठीक है, मावारी मौज, मोरिया हो गया गोकुल में। ठीक है, कूद हो गया, लूर हो गया, मांदड़ हो गया, वालर, ये सब ग्रासियों के। लेकिन मावड़िया कथौड़ी का है। ठीक है, कौन सी जनजाति से संबंधित हो गया? कथौड़ी से संबंधित हो गया। हाँ जी, ओके, ओके ओके, बहुत बढ़िया। कथौड़ी का है भाई। हाँ, मुझे तो आईफोन याद ही है बेटा। आगे बढ़ो, आप लोगों के कमेंट भी देख लेता हूँ, क्योंकि बीच बीच में तुम लोग कुछ न कुछ कहते रहते हो।
ठीक है, ओके, अभी देखते हैं, चलिए। आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए थे। सतारे की बात करें तो ये एक शुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, शुशिर है। निशान है वो तत् में आएगा, ये भी तत् में आएगा, ये भी तत् में आएंगे, ये सारे किस में आएंगे? तत् में आएंगे। निशान को याद रखना, तत् के अंदर आएगा, ठीक है, निशान को तत् में कर देना, ठीक है, ओके ओके। सतारा को शुशिर में कर देना, ओके। मावलिया हो गया किसका? कथौड़ी जाति का। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है, कथौड़ी जाति से संबंधित हो गया, ठीक है। अगला देखो, वर्तमान राजस्थान के निर्माण में विभिन्न चरणों के संबंध में प्रथम राज प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया? पहला राज प्रमुख किसे बनाया गया था जब राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण के अंदर, हम यानी कि आपके मत्स्य संघ की बात हो रही है, तो वैसे मैं यहाँ पर राजवंश से संबंधित क्वेश्चंस वगैरह सारे लेकर के आया हूँ, है ना। ये उदय भान सिंह, इसको बनाया गया था पहला चरण जब मत्स्य संघ की बात कर रहे हैं, 18/3/1948 मत्स्य संघ की बात हो रही है। उदय भान सिंह जो धौलपुर, उदय भान सिंह धौलपुर को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री किसे बनाया? राजधानी कहाँ थी? कौन कौन सदस्य थे? कब हुआ इस चरण का? और इस चरण के अंदर आपके कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? उसकी एक पूरी लिस्ट अगले कुछ क्वेश्चंस के अंदर मैंने ऐड कर रखी है, तो बार बार हम लिख करके समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, 17 आएगा, 17 कर दिया, बार बार, ओके, आगे बढ़ो, ठीक है। तो एकीकरण के पहले चरण की बात हो रही है, उदय भान के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाहल, जो आपके चाहल पुजारी है, ये चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? चाहल किसके पुजारी होते हैं? बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी। चाहल है वो आपके किसके हो गए? चाहल पुजारी है वो आपके गोगा जी के पुजारियों को क्या कहते हैं? चाहल कहते हैं। गोगा जी के बारे में कुछ फैक्ट आपको लिखा देता हूं यहां पर। गोगा जी का जो गीत है ना, गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छावली। और 6 से ही आप लोगों को याद रखना है कि इनके जो पुजारी हैं उनको क्या कहते हैं? जो है आपके चाहल कहलाते हैं पुजारी। गोगा जी की बात करें तो जाहर पीर इनको कहते हैं, ठीक है। ददरेवा चूरू के अंदर आपका जन्म होता है। ददरेवा चूरू के अंदर जन्म होता है, और यहीं पर आपकी शीर्ष मेड़ी स्थित है। शीर्ष मेड़ी, शीशे चूरू याद रहेगा। और इसके अलावा एक आता है आपकी धुरमेड़ी। धुरमेड़ी जहां पर धड़ गिरा था वो है आपका नौहर में, और नौहर है आपका हनुमानगढ़ में, ठीक है मेरे भाई। तो ये इनके संबंध में याद करना। और इनकी एक है आपकी गोगा जी की ओल्डी, आता है प्रश्न आपकी गोगा जी की ओल्डी का प्रश्न आता है। तो गोगा जी की ओल्डी है आपके सांचौर के अंदर, सांचौर है जालोर के अंदर। तो ये फैक्ट आपके गोगा जी महाराज के संबंध में याद रखना। जाहर पीर के नाम से इनको जाना जाता है। और गोगा जी महाराज के संबंध में गीत छावली है, ददरेवा चूरू हो गया, शीशमेड़ी, धुरमेड़ी हो आपका नौहर हनुमानगढ़ के अंदर हो गया, और जाहर पीर इनको कहते हैं, ठीक है। जाहर या हम कहें जिंदा पीर, मुसलमान लोग इनको पीर कहते हैं, ठीक है, जिंदा पीर, ठीक है, याद रखना, ओके। आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, आगे देखिएगा। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और जब हम राजस्थानी भाषा साहित्य की बात करते हैं उसमें ये पढ़ाया जाता है। भीम विलास किस बोली में लिखा गया है? तो ये आपका अहिरवाटी बोली के अंदर लिखा गया। भीम विलास कौन सी बोली के अंदर? अहिरवाटी। अहिरवाटी जो राठ सेक्टर के आसपास, मेवाती की उपबोली इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? मेवाती की उपबोली। और वैसे आप इसको क्या कहोगे? मेवाती की उपबोली। तो ये आपके ढूंढाड़ी की उपबोली के अंदर आ जाएगी। ढूंढाड़ी की उपबोली। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी होगी?
कि ढूंढाड़ी की उपबोली पूर्वी राजस्थान की तरफ बोले जाने वाली मेवाती, और मेवाती की उपबोली है वो अहिरवाटी। वहां शंकर देवराव की रचना है भीम विलास, जो उस भाषा में उस बोली के अंदर लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है? देखो, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वंश भास्कर, राम रंजाट, धातु रूपावली, राज रूपक। दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका 2, 3 और 4। हाँ जी, आपकी इजाज़त हो तो माता जी का कॉल आया है, मैं उठा लूँ, क्योंकि तुम लोग भी ऐसे इमोजी लगा के रखते हो माँ के फ़ोन के आगे। अब क्या है कि अब सच बता रहा हूँ, क्लास के चक्कर में पिछले 10 दिन से माता जी से बात नहीं हुई है। चलो तुम लोगों को आशीर्वाद दिलवाई देते हैं। हाँ माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कहीं करो मदन सर। हम क्लास ले रहे हैं और बस बच्चों के लिए क्लास जारी है। आशीर्वाद दे दो इनको, आशीर्वाद दे दो, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आगे बढ़ नौ, जाओ, नौकरी लगा दो इनको। नौकरी लाग जाओ, आगे बढ़ो। हाँ, तो बस मैं भगवान खुश रखे। क्लास में हूँ, ला 8-10 दिन में आपको बात नहीं, माफ़ी चाहूँ। और बस बच्चों की आज क्लास है, क्लास फ्री हो ना आपने पाँचों फ़ोन करूँ, ठीक है जी? ठीक है, ठीक है, खुश रहो बेटा, खुश रहो, ओ आगे बढ़ो, ओके भगवान कृपा करे। ओके ओके, आशीर्वाद। हाँ थैंक हाँ, ठीक है। बच्चों देखो, ओके रखूँ है ना? हाँ, रख दे। ओके। देखो भाई, क्या है कि अब माता तो मावड़ी होती है, कॉल पे कॉल कर, मतलब वैसे तो वो, चलो आशीर्वाद दिलवा दिया आज तुम लोगों को। हमें भी ऐसे ही कहते थे बचपन में कि भाई नौकरी लग जाओ। माँ क्या है कि आशीर्वाद देते रहते, माँ का जीव ऐसा ही होता है। तुम लोगों की भी मम्मी है ना, टेंशन करते होंगे कि बच्चे की नौकरी लग के जल्दी घर आ जाए। हमने भी वो चीज़ सिचुएशन फेस की, छोटा भाई नौकरी लग गया, उसको एक से ज़्यादा नौकरी में सेलेक्ट करवाने के पीछे दिन रात एक किया, तब जाके उसको फ्री कर रखा था कि भाई तू पढ़ ले। तो उसने रिजल्ट दिया। अपने घर में माता पिता भाई बहन जो भी आपको सपोर्ट करे, तो आप घर वालों को विश्वास दिलाए कि ज़रूर मैं नौकरी लग के आऊँगा या लग के आऊँगी। तो माता जी को प्रणाम आपका पहुँच गया है, और माता जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। मेरी माँ आज खुश है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि मदन सर की मम्मी, तो वो मेरे को वापस आके कहते हैं कि मुझे लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छी बात है तो आपके लिए। चलो ठीक है, चलो तो तुम लोग भी खुश हो ना, माता जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। अब तो चलो आगे। तो क्या है कि पिछले 10-15 दिन से मैं कॉल पे तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम लोग मेरे दिल के सबसे करीब हो। सच बताऊं कि मैं इनका टाइम खाता हूं, मेरे पेरेंट्स का। मैं कई बार होता है 10-10 दिन तक बात नहीं कर पाता, ये कोई कहने की बात नहीं है, मतलब हकीकत है कि मैं किसी से बात नहीं करता जब पढ़ाता रहता हूँ उस समय, तो होता है कई बार। ठीक है, तो राजरूपक है वो वीर भाण की रचना है। किसकी है? तो चलो, अब आ ही गया तो तुम लोगों को भी आशीर्वाद मिल गया। चलो 1, 2 और 3, वंश भास्कर, राम रंजाट, धातु रूपावली, ये इनके ग्रंथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इनकी रचनाओं में छंद मयूक, राम रंजाट, छंद मयूक भी इनकी रचना है। छंद मयूक, राम रंजाट, धातु रूपावली, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास। वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। किन की रचनाएं हैं? अपने सूर्यमल जी मिश्रण की रचनाएं हैं। और धातु रूपावली, वंश भास्कर, राम रंजाट, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये भी इन्हीं की रचना है, लेकिन राज रूपक है वो वीर भाण की रचना है, ये आप लोगों को इसके साथ याद करना है। विश्व धरोहर स्थल जिसका नाम है वो आपका रामगढ़ क्रेटर है। रामगढ़ क्रेटर है वो आपका कहां पर स्थित है? ये आपका रामगढ़ क्रेटर है आपका बारां जिले के अंदर है ना। रामगढ़ क्रेटर है आपको बारां जिले के अंदर। काफी पहले यहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा था, मिलियन ईयर एगो की बातें हैं। तो रामगढ़, इसे भू विरासत स्थल की भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। निम्न में से कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है? देखो, जसनातियों की कुछ पीठ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना। जसनातियों की कुछ पीठे हैं, 5 पीठे हैं जसनातियों की। हम बात करें तो जसनातियों की, जसनाती संप्रदाय जैसे हम बात करें तो बीकानेर का कतरियासर वहां की है। बीकानेर का प्रमुख पीठ तो इनकी है कतरियासर के अंदर।
कतरियासर में प्रमुख पीठ है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो ताकि मैं भी तुम लोगों के कमेंट देख देख के बीच में खुश हो जाऊं कि तुम लोग सही से चल रहे हो। ओके, थैंक यू भाई, धन्यवाद अजय। आगे बढ़ो। यहाँ देखो लालासर है, ये तो आपके जाम्बोजी से संबंधित है ना। लालासर जो है आपके जाम्बोजी भगवान से, विष्णु ही संप्रदाय है ना, जाम्बोजी भगवान जाम्बोजी निर्गुण संप्रदाय के। तो पांचला है, बमलू है और आपकी मालासर है। मालासर है, लिखमादेसर है, पुंद्रासर है। पुंद्रासर ये मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूं कि ये सारी बीकानेर के अंदर है। पांचला है वो आपकी नागौर के अंदर है। लिखमादेसर हो गई वो आपकी बीकानेर के अंदर है, लिखमादेसर। और मैं फिर से कह रहा हूं ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है। जसनाती संप्रदाय अपने पश्चिमी राजस्थान बीकानेर, कतरियासर जहां का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, ये 4 पीठ तो इनकी बीकानेर के अंदर है जसनातियों की। ठीक है गुरुजी। अब पांचला जो पीठ है वो नागौर के अंदर है, ये नागौर के अंदर है। तो बताओ ये पांचों ही जो पीठ है वो किसकी हो गई? आपके जसनातियों की हो गई। और ये सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है, ये सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आता है। गुरुजी सायरा मूवी देखी के? अरे रमेश, मैंने सांस लेने टाइम नहीं है, मैंने ध्यान नहीं है कि तुम कह रही हो कि सायरा मूवी है, क्या नाम पता नहीं, सैयारा है सायरा है कि मूवी आई है। तो मूवी मैं देखने बहुत कम जाता हूँ, जाता ही नहीं हूँ। ठीक है। और अगर ये होती है छोटी मोटी प्रेम कहानियों की तो वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं जाता हूँ। ठीक है। कोई अच्छी ऐतिहासिक हो तो कभी कभार चला जाता हूँ, 4-6 महीने में एक बार, बाकी मैं इतना कोई वो ठीक है नहीं देखता। तुम लोग मूवी मत करो, मूवी एक ही है बस, एग्जाम में सिलेक्शन, बातें आती है तुमको। कतरियासर इनकी प्रमुख पीठ है। जसनातियों की उप पीठें हैं 5। कितनी है? 5। भाई संख्या याद कर लेना, टोटल 5 है संख्या। अगला प्रश्न, चार बैंत। चार बैंत राजस्थान के किस क्षेत्र का, चार बैंत है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक है? देखो राजस्थान के लोक नाट्यों की जब हम बात करते हैं, राजस्थान के लोक नाट्यों की जब हम बात करते हैं तो एक आपका चार बैंत आता है जो कि टोंक के नवाब, जो यहां पर जो है नवाबों की लेकिन मुस्लिम रियासत एकमात्र जिसकी हम बात करें, करीम खान निहंग है ना, फैजुल्ला, नवाब अब्दुल फैजुल्ला के टाइम में करीम खान निहंग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। करीम खान निहंग इसके प्रवर्तक हैं। तो कई बार परीक्षा में इसका सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताओ इसके प्रवर्तक कौन थे? फैजुल्ला खां के समय नवाब कौन था? फैजुल्ला खां नवाब हुआ करता था टोंक का। उसके समय में अपने टोंक के अंदर एक चार बैंत लोकनाट्य शैली का प्रचलन हुआ था। और इस लोकनाट्य शैली की हम बात करें, मूल रूप से अफगानिस्तान की ये लोक शैली है। याद करना, चार बैंत जो है मूल रूप से अफगानिस्तान की है। कहां की है? अफगानिस्तान की है। तो अफगानिस्तान की है तो इसको किस भाषा में पेश किया जाता है? पश्तो भाषा में। पश्तो भाषा में इसकी क्या की जाती है? प्रस्तुति की जाती है। ये अफगानियों की बोली है। तो अफगानिस्तान रूप से ना, मूल कहां की है? मूल तो आपकी अफगानिस्तान की। और टोंक में इसकी शुरुआत किसने की? करीम खान निहंग ने। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है। लोकनाट्य है। अगला प्रश्न है आपका घग्गर नदी। अब घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? दिए गए विकल्पों में सबसे बेस्ट जो विकल्प है वो बताओ। पशु परिचय वाले पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अब हम बात करें घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, ये हो गया आपका भटनेर का किला। राजा भूपत के द्वारा बनाया गया था, है ना, भूपत के द्वारा बनाया गया था 3rd शताब्दी के अंदर, 3री सदी के अंदर इसका निर्माण किया, 275-85 के आसपास। सर्वाधिक प्राचीन किला है राजस्थान का। सबसे पुराना किला अगर कोई कहे, सबसे सर्वाधिक पुराना किला। अब एक प्रश्न ये आता है कि इसका भाई उपनाम क्या है? तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, इसका उपनाम क्या है? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी के ऊपर हुए हैं। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसके ऊपर हुए हैं, है ना। भटनेर का किला, बीकानेर वालों ने हमला किया था, है ना, तब इसका नामकरण है। वो पहले हनुमानगढ़ का किला हुआ करता था, फिर भटनेर के किले का नाम हनुमानगढ़ का किला भी कहते हैं। हनुमान जी की वार मंगलवार के दिन विजय हुई थी इसलिए। तो ये भी इसके साथ साथ आपको याद रखना है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, इसका जो शिल्पी है उसका नाम है कैकेय्या। कैकेय्या इसका क्या हो जाता है? शिल्पी, यानी कि जो वास्तुकार है इस दुर्ग का, जो वास्तुकार है उसका नाम क्या हो गया? कैकेय्या हो गया। और ये दुर्ग है वो आपका धानवन श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है?
भटनेर का किला आपके धानवन श्रेणी। अब धानवन की बात करें तो कौन सी श्रेणी हो जाती है? देखो धानवन श्रेणी जो मरुस्थल के अंदर धोरों के अंदर स्थित है ना, ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा ट्रिक से याद करो। मरुस्थल के अंदर जो रेगिस्तान के अंदर स्थित हो उसे हम मरुस्थल या मरुस्थान किया मरुस्थल के अंदर स्थित हो उसे कहेंगे धानवन श्रेणी का दुर्ग। तो सीधा सीधा दिमाग में सेट हो गया कि नहीं हुआ ये बताओ, ठीक है। ओके, तो ये भटनेर का किला है, बाकी तो आपके सब जयपुर के किले हैं, ठीक है, सीधी सीधी सिंपल सी बात है, बाकी सब आपके जयपुर के किले। उत्तरी भट्ट किवाड़ इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं? उत्तरी भट्ट किवाड़। उत्तरी भट्ट किवाड़ ये इसका उपनाम है, ये इसका उपनाम है उत्तरी भट्ट किवाड़। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। राजस्थान के अंदर 3 ब्रह्म मंदिर है, एक पुष्कर अजमेर में हो गया, एक आपका हो गया छींच बांसवाड़ा के अंदर। छींच कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। और एक हो गया आपका आसोतरा के अंदर, और आसोतरा जो है वो आपके बालोतरा जिले के अंदर है। आसोतरा कहां पर हो गया? बालोतरा जिला, ठीक है। और बालोतरा वाला तो संत खेतेश्वर जी ने बनाया था, और छींच बांसवाड़ा वाला वहां पर एक छोटा सा मंदिर है, और मैन यहां पर आपका पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है ब्रह्मा जी का ये मंदिर। लो जी कर लो याद, इंपॉर्टेंट है। भगवान सूर्य देवता को जूते पहने हुए दिखाया गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सूर्य भगवान की फोटो ये मूर्ति भी लगी है, ठीक है। ये लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, ठीक है। तो सूर्य भगवान की जूते पहने हुए मूर्ति भी है, और नीले कलर का है ये, ठीक है। कलर इसका कैसा हो गया? तो आपका रंग है वो आपका नीला हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो आप ब्रह्मा मंदिर के संबंध में। अगला देखो, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? निम्नलिखित में से सबसे बेस्ट विकल्प आपको बताना है। रसिया है कि मायरो है कि बदाओ है कि तोरण है? ये सब तो आपके विवाह से संबंधित गीत हैं, ठीक है गुरुजी, ये तो विवाह के गीत हो गए। लेकिन जो रसिया गीत है, बम रसिया है, रसिया है, हम जब इनकी बात करें, हाँ जी, गोकुल चंद्र पारिक और गुरु शंकराचार्य, थोड़ा सा इस बारे में, हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना है। गोकुल चंद्र पारिक ने इसको वर्तमान रूप दिया, थोड़ा सा मैं लिखवाना भूल गया था। गोकुल चंद्र पारिक ने इसको वर्तमान रूप दिया, वर्तमान रूप दिया, और स्थापना शंकराचार्य के समय में, ठीक है, शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा यहां पर इसकी जो है स्थापना। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। फिर है रसिया गीत या बम रसिया जिसे हम कहते हैं। फाल्गुन के महीने में पूर्वी राजस्थान में, विशेष रूप से मेवात सेक्टर के अंदर, ठीक है, पूर्वी राजस्थान में विशेष रूप से मेवात सेक्टर की हम बात करें तो आपके मेवात में, यानी विशेष रूप से आपका भरतपुर जिला, और फाल्गुन के महीने में फसल के आगमन पर, फाल्गुन के महीने में नई फसल के लिए जो आपका गीत गाया जाता है नगाड़े के साथ में, गीत बम, बम यानी नगाड़ा, रसिया गीत, तो बम रसिया हो गया। तो ये आप लोगों को इसके संबंध में याद रखना, भरतपुर का डांस है ये, ठीक है। हाँ, शेखावाटी का अलग से बताएंगे आगे जैसे ही आएगा तब। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा आपका कैला देवी मंदिर। कैला देवी मंदिर जो है आपका, जो कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। अब कैला, कई बार ऐसा ऑप्शन देकर के बच्चे को डराया जाता है, और भाई सबसे उपयुक्त मतलब नहीं, यही होता है आपका लांगुरिया गीत है, सीधा सीधा हाथ जाता है। लांगुरिया गीत है मीणाओं के द्वारा विशेष रूप से, और भगवान हनुमान जी और उनकी माता अंजना देवी, माता अंजना, अंजना माता को, मतलब कैला देवी को अंजना माता का रूप माना गया है। और ये जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, एक लक्की मेला है, इसको भी हम लक्की मेला कहेंगे। चैत्र शुक्ल अष्टमी लक्की मेला, इस समय आयोजित होने वाला लक्की मेला, ये इनके संबंध में आप लोगों को याद रखना है। लांगुरिया गीत है विशेष रूप से मीणा जाति के लोगों के द्वारा, ठीक है, मीणाओं के द्वारा लांगुरिया गीत। और लांगुरिया नृत्य भी यहाँ पर आपका बड़ा फेमस है, करौली का, करौली जिला नहीं लिखा इन्होंने, लिख लेते हैं करौली का। अगला देखो
हाँ जी, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? नीचे बैठ करके की गई मुद्रा के अंदर आपका कौन सा नृत्य है? दिए गए विकल्प में आपको बताना है। भवाई है जो एक मटका नृत्य कहलाता है। इसमें क्या होता है, सिर पर मटके धारण किए जाते हैं, तो ये क्या होता है, एक मटका नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य तो बैठ कर किया जाता है। 13 मंजीरे इसमें प्रयोग किए जाते हैं। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कौन सी जाति? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये रामदेव जी की आराधना में, है ना, किसकी आराधना में? रामदेव जी की आराधना के अंदर। और इस 13 ताली नृत्य के अंदर 13 मंजीरे होते हैं, ठीक है। 9 तो पांव में और 4 हैं वो दोनों हाथों में, कोहनी पे और हाथ में। तो इस प्रकार से 13 मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे, और 9 मंजीरे तो आपके दाएं पैर में बांधे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। रामदेव जी की आराधना में आपका 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। इनके कलाकारों का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके कलाकार कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट कलाकार तो है मांगी बाई, ठीक है। पदराला गांव आपके याद रखना। मांगी बाई की बात करें विशेष रूप से पाली, विशेष रूप से पदराला, पाली, मांगी बाई, मांगी बाई, पदराला, पाली इनकी विशेष कलाकार हैं। और अन्य कलाकारों के अंदर नाम लिखो, मोहनी और नारायण, मोहनी और इसके साथ साथ आपका नारायण। तो रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति के लोगों के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। अब हम बात करें गौरी वगैरह हो गया, गौरी है तो मेवाड़ सेक्टर में भीलों का डांस हो गया, जिसे राई नृत्य भी कहते हैं, राई नृत्य हो गया, और भीलों से संबंधित हो गया मेवाड़ सेक्टर के अंदर, ठीक है। और बम रसिया हो गया तो मेवात क्षेत्र के अंदर, अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर मेवात क्षेत्र में बम यानी नगाड़े के साथ में रसिया गीत गाते हुए जो डांस किया जाता है वो बम रसिया हो गया। और भवाई की बात करें तो गुजरात से आया है, विशेष रूप से मटका नृत्य है और ये मेवाड़ में किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, आवाज बढ़ाओ। आवाज तो कैसे बढ़ाओ भाई, आवाज तो देखो तेरा, हाँ 13 मंजिल बिल्कुल गर्ग बच्चे, सुमित्रा बच्चे, ठीक है। 9 मंजिल दाएं पैर पे होते हैं, 4 मंजिल हैं वो दोनों हाथों में होती है, कोहनी पे, दोनों कोहनियों में एक एक होता है, 2 ये और 2 हाथों में 4 हो गए, ठीक है। तो आवाज तो अपने फोन की बढ़ा लीजिए, आप लोग है ना बड़े विचित्र कमेंट करते हैं। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया। तुम लोगों को अच्छा लगा ना, आज PYQ की इतनी शानदार क्लास हो रही है कि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के वो सारे के सारे प्रश्न जो मैंने पिछली क्लास में 1.5 मिलियन की जो क्लास थी उसके आगे जितने भी पेपर हुए ना वो सब आज की क्लास में करवा दिए। अगली कब कराओगे सर? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद जब 1 मिलियन हो जाएगा चैनल, उस समय हम अभी खूब सारे पेपर आयोजित होंगे, पटवारी के, वीडियो के, लैब असिस्टेंट के और रीट वगैरह के, वो सब एक साथ कराऊंगा फिर, ठीक है। तब तक तुम्हारा नया CET भी आ जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि इस साल ही नौकरी लग जाए 4th ग्रेड के अंदर, 55,000 के अंदर। 4th ग्रेड होगा 4-5 शिफ्ट में, तो चलो उसके भी करवाएंगे। नॉर्मलाइजेशन ना हो, बस मां सरस्वती से यही प्रार्थना है। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत नहीं है? दिए गए ऑप्शन में मुस्लिम सूफी संत के बारे में प्रश्न है, दिए गए विकल्प में सबसे सटीक उत्तर बताना है। तो ये सीधा सा प्रश्न पूछा गया था, हालांकि लेवल पशु परिचर का इसलिए थोड़ा सरल आए थे, अपने को उसमें ज्यादा फंसना नहीं है। बस याद करो, बाबा फरीद है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है अजमेर, और अमीर खुसरो है, तो ये इसका नाम। आगे यहाँ पर दादूपंथी, राजस्थान के कबीर जिन्हें हम कहते हैं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। राजस्थान के कबीर किसको कहा जाता है? अलख दरीबा क्या है? अलख दरीबा, तो अलख दरीबा इनका क्या है? सत्संग स्थल है, जहां पर दादूपंथी बैठ करके भजन वगैरह गाते हैं ना, तो ये सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल। गई मैं तो सत्संग में, सांवरियो भिंगोई मने गहरे गहरे रंग में, तो सत्संग ये पूजा स्थल हो गया, अलख दरीबा हो गया। इसके साथ पीठ इनकी बात करें, प्रमुख पीठ, तो ये नरैना या नारायणा है, जो कि आपकी जयपुर में है, नरैना या नारायणा है, जो कि आपकी कहां पर है? जयपुर में है।
और राजस्थान के कबीर हैं। अहमदाबाद में आपका जन्म होता है, ये भी परीक्षा में प्रश्न आया, अकबर के समकालीन है, ठीक है, अकबर के समकालीन है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर आपका जन्म होता है, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा के अंदर। अहमदाबाद गुजरात में आपका क्या होता है, जन्म होता है। अब लो ये प्रश्न भी आ गया। और फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की अकबर से, ये कथन में दिए गए प्रश्न है और आगामी परीक्षा में फिर से दिए जाएंगे कथन में कि बताओ इनके संबंध में, दादू जी के संबंध। अभी तो और लिखाऊंगा दादू जी के, दादू पंथियों के जो पीठ है ना, 6 पीठ है, वो भी लिखाऊंगा। आगे और प्रश्न आएगा, एक साथ लिखाऊंगा तुम बोर हो जाओगे गुरुजी इतना क्या लिखा रहे हो। तो अभी जैसे जैसे आते जाएंगे हम आगे और बात करते जाएंगे, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, परीक्षा में प्रश्न आता है कि दादू पंथ जो इन्होंने चलाया था वो कैसा पंथ है। तो दादू पंथ एक निर्गुण पंथ है, जिसकी हम आगे बात करेंगे अच्छे से। जितने भी संप्रदाय हैं उनके अंदर दादू है, बिश्नोई है, ये सब निर्गुण है ना, ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये प्रश्न है ना बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और पिछले काफी टाइम से। संतों का जीवन इतिहास, देखो इसकी विशेषता पढ़ो तुम। ये PYQ है, इसको मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, तुम लोगों को कह रहा हूं पूरी क्लास लाइव देखनी है, ठीक है। कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है। किसके नाम से जाना जाता है संतों का जीवन जो पद्यबद्ध रचना है। संतों का जीवन जो पद्यबद्ध रचनाएं जो होती है, संतों का जो जीवन है वो पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में नहीं कविता के रूप में होता है, वो पर्ची कहलाता है। पारची या पर्ची, पर्ची ही सही उपयुक्त विकल्प है, यहां पर पर्ची होता है। जमाल की बात करें गुरुजी, जमाल क्या है, ये एक मात्रिक छंद होता है, लिख लो। अब ऑप्शन में आया है तो इसका नया प्रश्न बनाएगा, अधीनस्थ बोर्ड के पास क्वेश्चन नहीं है, नहीं इसी में से बनाएंगे। एक मात्रिक छंद है जो पद्य में लिखा जाता है, जैसे राव इंद्र सिंह रा जमाल। ऑप्शन उदाहरण की बात करें, इंद्र सिंह रा जमाल। अब आपसे कई बार रचना के बारे में पूछ ले कि इससे संबंधित रचना कौन सी है, बताओ दिए गए ऑप्शन में। अब तुम्हें क्या पता कि इंद्र सिंह की भी है। वचनिका की बात करें, तुकांत गद्य पद्य रचना है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तुकांत गद्य पद्य रचना मतलब इसके अंदर अचलदास खींची की वचनिका आप पढ़ते हो, वचनिका के अंदर बहुत फेमस है अचलदास खींची की वचनिका, शिवदास गार्डन, वो प्रश्न हर बार आता है, आगे आ ही जाएगा। वचनिका में गद्य भी होता है, पद्य भी होता है। लो इतनी प्यारी प्यारी विशेषताएं, इतनी प्यारी प्यारी विशेषताएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। सीधा सीधा प्रश्न आ रहा है, झूलने की बात हो रही है तो ये क्या है, अमर सिंह, गज सिंह, इनके झूलने बड़े फेमस है। अमर सिंह, गज सिंह रा झूलना। तो अब क्या है कि ये तो क्या हो गया, इतिहास परक है, राजे महाराजाओं के जीवन से संबंधित कुछ पद्यबद्ध रचनाएं, झूलना है। और धमाल नहीं है, ये जमाल है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है धमाल, अरे धमाल तो होली के गीत है ना। धमाल, धान्यो नाचे, धान्यो कूदे, धान्यो करे धमाल, तो जो कहते ना सेटिस्फाइड पर्सन होता है ना, उसकी बात हो रही है। धमाल तो होली के गीत है, ये होली गीत है, लेकिन जमाल अलग है। और जमाल है वो मात्रिक छंद होता है। अब ऐसे एक एक ऑप्शन को मैंने खोल दिया है। अधीनस्थ बोर्ड और RPSC इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, तुम लोग कहीं भी है ना अटकोगे नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसली आभूषण पहना जाता है। तो हंसली है, हमेल है, हंसली, हमेल, जावटी। एक बड़ा आदमी जा रहा था ट्रेन से, है ना, और उसके 2 पत्नियां थी, गले पड़ गई थी। एक का नाम था तुलसी, एक का नाम था चंपागली। चंपागली तुलसी उसके गले पड़ गई। उतनी देर में जो है 5 चोरों की मंडली आई, तो पंच लड़ी, है ना, पंच लड़ी हो गया। 5 चोरों, है ना, चोरों ने लूट मार कर ली, उनके हार, तमड़ियां, थमड़ियां, सारे आभूषण उनके चुरा लिए और चोरी करके भाग गए। उतनी देर में पुलिस आ गई और लोगों ने मिलकर के खूब सारी गालियां दी उन चोरों को, खुंगाली खुंगाली। उतने में चंपागली और तुलसी हंस के बोली, हमें तो और चाहिए। क्या चाहिए और,
कि मुझे तो ऐसा है कि पतिदेव मुझे तो आप है ना नेकलेस ला के दे दो, ठीक है, नेकलेस दे दो, हार दे दो, माला दे दो, कुछ भी दे दो, पहन लूंगी। तो ये वो वाली बात है, ठीक है। ये गले के आभूषण जितने भी है गले पड़ गए, तुलसी और चंपा गले, ठीक है। हाँ जी, ये गर्दन के। एक बच्चा कह रहा है हंसली, बच्चे की हंसली प्रॉब्लम चाइल्ड एज में होती, वो तो अलग है, छोटा उम्र होता है उसका, बच्चे का जो है हंसली वो अलग है, गले की प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। तो ये आभूषण है कुछ, है ना, गले के आभूषण। अब वो तो क्या है कि 150 से ज्यादा आभूषण हो गए, याद कैसे करें, तो उसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है मेरी, कभी यूट्यूब पे थ्योरी क्लास लूंगा मैं। राजस्थान चित्रकला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण, देखो राजस्थान की भाषाओं का वर्गीकरण भी याद रखना, और जो है चित्रकला के बारे में बात हो रही है कि राजस्थान की जो पेंटिंग है उसका पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो राजस्थान की जो है पेंटिंग के बारे में प्रश्न था, चित्रकला का जो पहला वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ब्राउन है, विजय कुमार है, कि आर के कुमार स्वामी या राय कृष्णदास, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी, आनंद, ये आनंद कुमार स्वामी होगा, आनंद कैंटिस नहीं, आनंद कुमार स्वामी ने कब किया था इसका ये वर्गीकरण। ये आपकी राजस्थानी इनकी किताब है 1916 में, राजपूत पेंटिंग के अंदर लिखो, 1916 में इनकी एक बुक है, नाम याद करना, राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग्स। इस राजपूत पेंटिंग बुक के अंदर 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहली बार राजस्थान की चित्रकला शैली का जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अच्छा प्रश्न है, कई बार आता है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने उन्होंने 1912 के अंदर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। अब ये दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं, इनको आप एक मत कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बछावतों की हवेली कौन से शहर में स्थित है। तो बच्चे को पसंद है बीकाजी भुजिया, बच्चा है वो बीकाजी भुजिया खाना पसंद करता है। मूतों की हवेली, बछावतों की हवेली लिखेगा। करण सिंह बछावत के द्वारा 1593 ईस्वी में, 1593 ईस्वी में करण सिंह बछावत ने इसका निर्माण करवाया था। करण सिंह बछावत ने 1593 में बछावतों की हवेली का निर्माण कराया। अब परीक्षा में प्रश्न आएगा बीकानेर की हवेलियां कौन कौन से, मूतों की हवेली है, बछावतों की हवेली है, ये सारी की सारी है। तो बीकानेर की अन्य हवेलियों के बारे में आप लोगों को लिखा देता हूं। हवेलियां सेठों साहूकारों के द्वारा बनाई गई थी। तो हवेलियां विशेष रूप से पत्थर का काम, हम बात करें अन्य हवेलियों के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले एक प्रश्न कि राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान की हवेलियां हैं उसके ऊपर पत्थर का काम बड़ा अच्छा किया गया है, पत्थर का काम अच्छा किया गया। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वहां पर भित्ति चित्रकला, और उस भित्ति चित्रकला का एक नाम मिलता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कैसी पेंटिंग, बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन आता है। शेखावाटी की हवेली के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। शेखावाटी की हवेलियां, शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो आपकी भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। ओपन रॉक पेंटिंग है ना, ये आपकी भित्ति चित्र के लिए जानी जाती है, भित्ति चित्र के लिए जानी जाती है। और पत्थर के विशेष रूप से जालीदार काम, जालीदार पत्थर के वर्क जो है वो आपके बीकानेर के बाद के पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर वगैरह इनकी हवेलियों के लिए, ठीक है। ओके, चलो याद रखिएगा इस बारे में, कई सारे अच्छे प्रश्न हैं। बीकानेर की हवेलियों के अंदर लिखिएगा रामपुरिया, मोता और सेठियां। रामपुरिया हवेली, मूतों की हवेली, मूतों की हवेली, सेठिया की हवेली या सेठिया हवेली, बछावतों की हवेली, मूतों की हवेली, सेठिया की हवेली। तो सेठ के बच्चे को बीकाजी भुजिया पसंद है, बच्चा बीकानेर का बीकाजी भुजिया याद रह जाएगा। थोड़ा दिमाग में इस बात को सेट करो। हाँ, भित्ति चित्रों के लिए ओपन आर्ट गैलरी, जिसे हम कहते हैं ओपन आर्ट गैलरी
इस नाम से शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। वहां पर भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे। उसके प्रश्न मैंने पिछले 12 घंटे वाली क्लास में खूब कराए थे। तो दो जो 12-12 घंटे की क्लास है वो PDF दोनों एक साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, एक साथ ही आपको 3000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो करके चले जाते हो तो सारे ही प्रश्न उसमें से आ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर आपका बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेपवेल यानी कि बावड़ियों का शहर कहलाता है? देखो बावड़ियों का शहर आपका कौन सा हो गया? बूंदी हो गया। बावड़ियों का शहर कौन सा हो गया? बूंदी। यहां पर जो है रानी जी की बावड़ी है, काका जी की बावड़ी है। लिखो इसमें रानी जी की, काका जी की, कल्ला की बावड़ी। देखो कल्ला बावड़ी, कल्ला बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी या काकी जी की बावड़ी, काकी जी बावड़ी। ये प्रश्न आता है सीधा सीधा परीक्षा के अंदर। ये सारे के सारे आपके कहां पर स्थित है? बूंदी शहर के अंदर। और रानी जी की बावड़ी वाला प्रश्न तो कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है ना। रानी जी की बावड़ी वाला प्रश्न तो ज्यादा ही पूछा जाता है। रानी जी की बावड़ी की बात करें तो रानी नाथावती के द्वारा, अनिरुद्ध की पत्नी थी रानी नाथावती। रानी नाथावती जो कि राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, अनिरुद्ध की रानी। तो उसके द्वारा, रानी नाथावती के द्वारा रानी जी की बावड़ी करवाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काका जी कह दो इसको, काकी जी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अगला देखो। हाँ जी, बावड़ियां हो गई। आगे और बात करेंगे। डूंगरपुर वगैरह ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं, चलो इसको याद रखिएगा। ओके 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 ओके। राजस्थान ज्योग्राफी की मैराथन लावे। तुम लोग चिंता ही मत करो, तुम तो इसी तरह लाइव बने रहो। मैंने लगातार ये क्लासेज आपके लिए, मैं बहुत कुछ सोच रखा है मैंने। अभी देखा होगा तुमने, मम्मी का फोन आया 10-15 दिन बाद में, डांट देते मेरे को अभी तो। ठीक है, मैंने बोल दिया चुपके से, उनका क्लास में हूँ, इज्जत रह गई मेरी। वरना बोलते तेरे को मेरी याद नहीं आती क्या, फोन नहीं करता टाइम पे। उनको कौन समझाएगी इतनी क्लासेज होती है ये वो। उनके लिए तो वो उनका बेटा ही है आज भी। ठीक है, उनको नहीं पता कि मैं 15-18 घंटे बिजी रहता हूँ। ठीक है। निम्नलिखित में से किसी राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक है ना, ये आपके शिवचंद्र भरतिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। शिवचंद्र जी भरतिया के द्वारा राजस्थानी साहित्य के अंदर आधुनिक राजस्थान का बात करें, आधुनिक राजस्थानी साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, आधुनिक राजस्थानी साहित्य के अंदर जो यहां पर जो पहला फर्स्ट नाटक लिखा गया था वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट कहानी लिखी गई थी वो भी शिवचंद्र जी भरतिया के द्वारा। और पहला जो उपन्यास लिखा गया था वो भी शिवचंद्र जी भरतिया के द्वारा ही लिखा गया था। अब थोड़ा सा दिमाग में इस बात को सेट करके रखना, यहां पर पहला जो नाटक है वो आपका कनक नाटक कौन सा हो गया? कहानी जो है वो विश्रांत प्रवास की है। कहानी का नाम है विश्रांत प्रवास, शिवचंद्र भरतिया की। अभी याद करा दूंगा क्लास के अंदर ही, शिवचंद्र भरतिया की कहानी है विश्रांत प्रवास। उपन्यास है वो कनक सुंदर है, कनक सुंदर है। और नाटक है वो केसर विलास है। ये आपको याद रखना है कि इनके जो नाटक का नाम है वो है आपका केसर विलास। गुरुजी हमें इतना कैसे याद रहेगा, आप तो याद करके आगे, हमें कैसे याद रहेगा? देखो भाई सीधी सी बात है, जैसे मेरी मम्मी मेरे को डांटती है ना, वैसे तो ये दूध में केसर मिला के दे बेटा पी ले, नाटक कर, नाटक मत कर थप्पड़ पड़ जाएगी। नाटक केसर याद रह जाएगा। कहानी, गुरुजी कहानी तो रेस्ट करते करते सुनने में बड़ा मजा आता है, और आप मुझे कहानी सुना दो, मुझे एक पलक नींद आ जाएगी लाइब्रेरी में बैठे बैठे। तो कहानी हमेशा विश्राम के टाइम में सुनाई जाती है। और एक है आपका राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास। और राजस्थानी भाषा के पहले उपन्यास की जब हम बात करते हैं ना, इधर आओ गुरुजी मुझे बुला रहे, अरे हाँ तुमको ही बुला रहा हूं, इधर आओ। उप मतलब नजदीक। अरे गुरु के नजदीक बैठ करके जो शिक्षा अर्जित करता है वो उपनिषद का जो हम बात करते हैं, उपनिषदों के अंदर ज्ञान लिखा गया था कि गुरु के पास में बैठकर निष्ठापूर्वक जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो उपनिषद में लिखा गया है। उप का मतलब होता है नजदीक, और तुम गुरु के नजदीक रहोगे तो क्या बन जाओगे रे?
गुरुजी हम सोना बन जाएंगे, सोना। कनक कनकते मादकता 100 गुनी अधिका ई पाए बोराय उ खाए बोराय। कनक मतलब सोना, सोना बन जाओगे, गुरुजी के नजदीक रहोगे, मैराथन देखते रहोगे, नजदीक आना। उप उप मतलब उपन्यास, कनक मतलब सोना, कहानी, विश्रांत, नाटक, केसर। अब याद हुआ कि नहीं भाई, ये बता दो पहले तो। अच्छा, आपकी क्लास देखने के लिए मैं गए ही नहीं, आज मिस कर दिया कोचिंग को। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो ये याद हो गया तो एक बार वीडियो को लाइक करके बता दो कि यस सर याद हो गया। याद हो गया? ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। विजय दान जी देथा और मेघराज मुकुल वगैरह इन सब की रचना आगे आएगी, मैं और बता दूंगा, ठीक है। याद हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर हम यूपी वालों को। तुम यूपी वालों को प्रॉब्लम हो जाती है, यूपी वाले भैया, तो हमको भी उत्तर प्रदेश का इतिहास हिस्ट्री समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। होता है अलग स्टेट की हिस्ट्री कल्चर वगैरह पढ़ते हो, कोई नहीं, आप प्रयास करें, ये अच्छी बात है। एक तार वाला, देखो एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुन और राग पैदा कर सकता है, क्या कहलाता है? एक तार है तो खड़नाल, पुंगी, रावण तत्व होगा नहीं, वो एक तार वाला है तो एक तारा एक तत्व वाद्य यंत्र के अंदर आएगा। खड़नाल है, पुंगी है, रावणता मैंने बता दिए, तत् है, सुशिर है और घन वाद्य यंत्र है। राजस्थान के अंदर आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला दिए गए में से आदिवासी समाज का सबसे बड़ा आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम, ये आप लोगों को यहां पर विशेष विशेष इसके अंदर याद रखना है कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों का मेले के नाम से इसको जाना जाता है। लिखिएगा इसके अंदर अगला प्रश्न, कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर, है ना। माघ पूर्णिमा के अवसर पर नवा टापरा गांव है, वहां पर नवा टापरा, कैसा टापरा? नवा टापरा। और ये नवा टापरा गांव कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। नवा टापरा गांव आपका डूंगरपुर, और यहीं पर होता है सोम माही और जाखम का संगम। सोम माही और आपके जाखम का संगम होता है, तीनों नदियों के संगम पर आपके नवा टापरा। संत माव जी की तपोस्थली है ना, लिखो संत माव जी की तपोस्थली। माव जी को कहते हैं वागड़ का धनी, माव जी की तपोस्थली, जिन्होंने चौपड़ा ग्रंथ लिखा था। और इनके संबंध में हम बात करें, आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर कहलाता है। ये लिखो, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासी कुंभ कहते हैं, आदिवासी कुंभ कहलाता है। और वागड़ का पुष्कर, वागड़ का पुष्कर। अरे भले मानुस तो क्यों जावे काशीर पुष्कर, पहले माँ बाप ने तो खुश कर खुश कर। याद हो गया। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहां पर, लिखो खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहीं पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को सारे फैक्ट किसके संबंध में। अब कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत में बढ़ता है, और कोलायत आपके कहां पर? बीकानेर के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान महोत्सव आपके। महावीर जी मेला है तो वो आपके करौली का है, महावीर जी मेला करौली का, कैला देवी वाला करौली का है, मैंने बता दिए। ये सारे डाटा आप लोग याद रखना। अब ये देखो प्रश्न वापस आया कि नहीं आया, तो ऐसे प्रश्न क्या है, रिपीट होते हैं। सब कुछ ओके है ना? ओके ओके ओके, सब बढ़िया, ओके ओके भाई, ठीक है। तुम लोग कमेंट देखते रहता हूँ बीच बीच में, बड़ी क्लास में क्या पता कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे डर लगता है कि इतनी मेहनत करता हूँ, है ना, दिक्कत ना हो जाए कुछ। अब देखो, जयपुर के निकट आपका भावगढ़ बंदिया गांव है ना, ये आपके कौन सा मेला लगता है? यहां पर खलकाणी माता का मेला लगता है, गर्दव मेला। माता का नाम याद रखना, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। और शीतला अष्टमी मेला वगैरह ये आपके चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, है ना, शीतला अष्टमी, शीतला माता का मेला। करणी माता मेला देशनोक के अंदर हो गया, करणी माता मेला हो गया ये आपका देशनोक बीकानेर के अंदर, ठीक है। आगे माता जी के संबंधित प्रश्न और आएंगे।
राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान, अमर सिंह, गज सिंह, सांगा, या आपके ये तो सीधे से सांगा हो गया, इसके अंदर आंसर क्या हो गया? राणा सांगा हो गया, ठीक है। या अमर सिंह राठौड़, क्या पढ़ोगे इसको बताओ? बहादुरी, बलिदान, आत्मसम्मान, सांगा या फिर अमर सिंह राठौड़? अमर सिंह राठौड़ इसके अंदर करना, अमर सिंह राठौड़। पहला सा आंसर क्या होगा इसका? आगे इसका आंसर हो गया आपके अमर सिंह राठौड़। कटार का धनी, गज सिंह का बेटा, आत्मसम्मान के लिए लड़े थे ना वो, हम बात करते हैं, हाँ जी, खुद के आत्मसम्मान की, ठीक है, सम्मान के लिए। तो कटार का धनी, और इन्हें कहेंगे हम गज सिंह का बड़ा बेटा, गज सिंह फर्स्ट का पुत्र, ठीक है। तो ये डाटा इसके संबंध में दिमाग में सेट करके रखना। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के द्वारा 1635 ईस्वी में, शाहजहां ने 1635 ईस्वी में अमर सिंह राठौड़ को उपाधि दी थी और प्रज्ञा दिया था। लिखिएगा राव की उपाधि, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है। एक तो राव की उपाधि दी, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है 1635 में नागौर प्रज्ञा, नागौर प्रज्ञा दिया। अब क्या है कि इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई इसको कौन सा प्रज्ञा दिया था, कब दिया था, ये वगैरह। 1635 के अंदर आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया था अमर सिंह राठौड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट लाइक कर दो भाई क्लास को। ओके, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान का कौन सा शहर बसाया था? महाराजा सूरजमल बदन सिंह के दत्तक पुत्र, ठीक है, लिखो आप लोग कमेंट बॉक्स में, तब तक आंसर दो। बदन सिंह के दत्तक पुत्र और भरतपुर के जाट राजा, ठीक है, इनके संबंध में सीधी सी बात है, जाट रियासत के जाट राजा। इनके अंदर लिखिएगा, इनका जो टाइम था वो 1756 से 1763, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी, ये आपके सूरजमल का टाइम। महाराजा सूरजमल जी, जिन्हें जाट जाति का प्लेटो या अफलातून हम कहते हैं, लोहागढ़ किले का निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। डीग के जल महलों का निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण करवाया, और इसके साथ साथ लोहागढ़ किले का निर्माण, ठीक है, लोहागढ़ निर्माण। ये हम बात कर रहे हैं सूरजमल जी के बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है? तो सागरमल गोपा की बात करें अपने राजस्थान के जैसलमेर से संबंधित थे। अब सागरमल गोपा का जो प्रश्न आया है, इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और राजस्थान के आज़ादी से पहले उस समय शासन के खिलाफ इन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, उससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आता है।